जेठानी के गांव शहर से गर्मियों की छुट्टी मनाने आई देवरानी। मैं अपने हस्बैंड और अपने दोनों बच्चों को इटालियन और चाइनीज खाना बनाकर खिला रही हूँ। उन्हें मेरे हाथ का ये खाना बहुत पसंद आ रहा होगा। दूसरी तरफ अनुष्का का पति डाइनिंग टेबल पर। ओह गॉड, अब तो मैं इन सभी खानों को खाकर बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुका हूँ। अब तो मुझे मेरी माँ के हाथ की मक्के की रोटी, सरसों का साग और लहसुन की चटनी के साथ मसाले वाली लस्सी और फिर खाने के बाद वो मीठा आम पन्ने का रस पीने का बहुत मन कर रहा है, जो मेरी माँ गांव से मुझे अपने हाथ से बनाकर खिलाती थी। इतने में पिंटू और सीमा। पापा, हमारी मम्मी हमेशा ये चाउमीन मोमोज जैसे अजीबोगरीब खाना ही क्यों बनाती रहती है? आपको पता है, मेरे स्कूल में मेरी फ्रेंड है साक्षी, उसकी दादी गांव से आई है और जब से उसकी दादी आई है तब से वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लंच लेकर आती है। कल तो उसने मुझे सत्तू के पराठे और लिट्टी चोखा खिलाया था। हाँ, मैंने भी खाया था, लेकिन पापा ये सब हमारी मम्मी क्यों नहीं बनाती? तुम्हारी मम्मी को ये सब खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। बच्चों से लगता है कि ये सब खाकर उसका फिगर खराब हो जाएगा। वैसे ये सब खाना अगर तुम चाहो तो मेरे साथ गांव जाकर खा सकते हो। राजीव इतना कहता ही है कि तभी अनुष्का आती है और वो ये सारी बातें सुनकर गुस्से से हाथ में लिए कलछी को पटकते हुए कहती है, अच्छा राजीव, मेरे पीठ पीछे तुम बच्चों के दिमाग में अपने गांव का वो देसी देहाती सोच भरना चाहते हो जो तुम्हारी माँ और तुम्हारी भाभी के अंदर भरा हुआ है। अरे आज मुझे एहसास हो गया कि मैं तुम्हारे लिए कितना भी कुछ करूं, तुम्हारे लिए तुम्हारी भाभी, तुम्हारा गांव और तुम्हारा वो देसी खाना ही इम्पोर्टेंट रहेगा। अनुष्का नहीं, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। तभी बच्चे कहते हैं, मम्मी, आप तो बेवजह ही पापा पर गुस्सा कर रही हो। पापा तो बस दादी माँ को याद कर रहे थे, और सच कहूँ तो हमें भी आपका ये रोज रोज चाउमीन मोमोज खाना पसंद नहीं है। हाँ मम्मी, हमारे फ्रेंड्स तो कई तरह का खाना लेकर आते हैं लंच में, लेकिन आप तो सिर्फ हमें सैंडविच, चाउमीन, मोमोज ही बना कर देती हो। सुन लिया राजीव, अब तो बहुत खुश होना तुम कि तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी बोली बोल रहे हैं। खैर, तुम लोगों को जो बोलना है बोलो, इस घर में होगा वही जो मैं चाहती हूँ। बाकी तुम लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया है तो अपना अपना लंच बॉक्स पकड़ो और स्कूल और ऑफिस के लिए निकल जाओ। अब बच्चे अपनी माँ को भड़कता देख फटाफट अपना लंच बॉक्स बैग में रखकर स्कूल के लिए निकल जाते हैं। वहीं राजीव भी चुपचाप ऑफिस चला जाता है, जिसके बाद अनुष्का आराम से अपने कमरे का एसी चलाकर फोन में रील्स देखने लगती है। हे भगवान, पता नहीं मेरे हस्बैंड को बार बार क्यों गांव की याद आती है। बताओ, इतनी गर्मी में मैं कितने आराम से यहाँ पर एसी की ठंडी ठंडी हवा खा रही हूँ। मेरे हस्बैंड भी ऑफिस में एसी के नीचे ही बैठे होंगे, लेकिन क्या ये एसी की ठंडी हवा उन्हें गाँव में मिलेगी? लेकिन उन्हें ये सब कौन समझाए। दूसरी तरफ राजीव अपने कैबिन में लैपटॉप पर काम करता हुआ, हे भगवान, आज तो मुझे कुछ ज्यादा ही याद आ रही है अपने बड़े भाई की। एक काम करता हूँ, उन्हें वीडियो कॉल करता हूँ। अब राजीव अपने बड़े भाई को वीडियो कॉल करता है, जहाँ राजीव का बड़ा भाई लखन फलों से हरे भरे बागान में बैठकर टोकरी में आम, लीची, केला, नारियल तोड़कर रख रहा होता है। अब फोन की रिंग सुनकर लखन, अरे ये तो शहर से मेरे छोटे भाई राजीव की कॉल है। चलो ये सारे काम मैं बाद में करूंगा, पहले अपने भाई से बात कर लेता हूँ। अब लखन रसीले फलों के पेड़ के नीचे ठंडी हवाओं में बैठकर अपने भाई राजीव का फोन उठाता है कि तभी लखन को अपने छोटे भाई के माथे पर एक अजीब सा तनाव नजर आता है। हेलो भैया, प्रणाम, कैसे हैं आप? अरे खुश रहे मेरे भाई, खुश रहे। पर ये बता, तेरे चेहरे पर ये तनाव कैसा दिख रहा है? सब ठीक तो है ना? तभी राजीव मायूस होकर कहता है, हाँ भैया सब ठीक है, बस आप लोगों की बहुत याद आ रही थी और मिलने का भी बड़ा मन कर रहा है। लेकिन आप तो जानते हो ना कि मेरी पत्नी को गांव आना बिल्कुल पसंद नहीं है और वो मुझे अकेले भी नहीं आने देगी। हाँ बेटा, मैं ये बात समझता हूँ। वैसे हम लोग भी तुम्हें बहुत याद करते हैं। माँ तो हर दिन तुम्हारी ही चर्चा करती है। एक बार बात करके देखो ना अपनी पत्नी से। ये सुनकर राजीव फिर से थोड़ा सा मायूस हो जाता है और बातों को घुमाने लगता है। हाँ भैया, मैं कोशिश करूंगा बात करने की। अच्छा चलो, अब मैं काम कर रहा हूँ तो आपसे बाद में बात करूंगा, ठीक है? इतना कहकर राजीव फोन रख देता है और उसकी आंखों से हल्के आंसू गिरने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजीव की माँ भी राजीव को याद करते हुए अपनी बड़ी बहू से कहती है, जो चूल्हे पर खाना पका रही है, बड़ी बहू, आज मुझे अपने छोटे बेटे और उसकी पत्नी अनुष्का की बहुत याद आ रही है। अब तो उनके बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए होंगे। पता नहीं वो हम लोगों की चर्चा अपने बच्चों से करती भी है कि नहीं। काश एक बार वो यहाँ पर आ जाती तो कितना अच्छा होता। गांव घर ये भी तो उसी का ही है, लेकिन वो शुरू से बस शहर शहर के गुड़ गाती है। अच्छा माँ जी, आप चिंता क्यों करती है? मैं कामकाज से फ्री होकर देवरानी जी को फोन करूंगी और उन्हें यहाँ आने को कहूंगी। क्या पता वो भी हमें याद ही करती हो। अब इतना कहने के बाद प्रीत अपनी सास को बड़े ही प्यार से खाना खिलाती है और उसके बाद अपने कमरे में आती है। चलो सारे काम हो गए हैं, अब फ्री हूँ तो अपनी देवरानी जी को फोन कर लेती हूँ। अब प्रीति अपनी देवरानी को बड़े ही प्यार से फोन करती है, जहाँ उसकी शहरी देवरानी अपने दोस्तों के साथ गर्मी में ठंडे ठंडे कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स के साथ किटी पार्टी कर रही होती है। तभी प्रीति की घमंडी शहरी देवरानी की नजर फोन पर पड़ती है। वो अपनी जेठानी का कॉल देकर खुश नहीं होती और चिढ़कर फोन उठाकर कहती है,
ओह गॉड, आज मेरी गांव की चिठानी ने मुझे फोन कैसे कर दिया? अरे अचानक मेरी याद कैसे आ गई आपको? कोई काम था या पैसे वैसे चाहिए थे? चाहिए तो बता दीजिए, मैं भिजवा दूंगी। अब अनुष्का की ये बातें सुनकर किटी पार्टी में आए लोग तेज तेज हंसने लगते हैं, जिसकी आवाज सीधा प्रीति के कानों में जाती है और उसे काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। नहीं नहीं, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए देवरानी जी। सच कहूँ तो माँ जी को आपकी बहुत याद आ रही है और बच्चों को देखे भी बहुत दिन हो गए हैं। अगर आपके पास समय है तो कुछ दिन के लिए आप गांव क्यों नहीं आ जाती हैं? अच्छा, तो प्यारी प्यारी बातें करके मेरी गांव की गवार जेठानी मुझे शहर से गांव बुलाना चाहती है, अपने देहाती इलाके में जहाँ पर किसी भी चीज की कोई सुविधा नहीं है। अरे तुम लोगों का तो खाना भी गवारों जैसा होता है। ये सुनकर एक बार फिर से प्रीति को बहुत बुरा लगता है। उसकी आंखें नम होने लगती हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती। देवरानी जी, मैं मानती हूँ आपका रहन सहन हमारे रहन सहन से बहुत अलग है, लेकिन बार बार हम लोगों को इस तरह से नीचा दिखाना, क्या ये सही है? खैर, हमें तो बस आपकी याद आ रही थी, इसीलिए फोन किया। पर ठीक है, अगर आपका मन हो तो आप आ जाना, नहीं तो कोई बात नहीं। इतना कहकर प्रीति फोन काट देती है। तभी कमरे में गीता आती है। तेरी बात हो गई बहू छोटी बहू से? क्या कहा उसने? कब आ रही है वो मेरे छोटे बेटे और अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर? हे भगवान, अगर मैंने माँ जी को सच बताया तो इन्हें भी मेरी तरह बहुत तकलीफ होगी। हाँ माँ जी, देवरानी जी ने कहा है कि उन्हें जैसे ही फुर्सत मिलेगी वो यहाँ जरूर आएंगी। अब ये सुनकर गीता बहुत खुश होती है और अपने कमरे में जाकर वो ये बात अपने पति से कहती है। क्या सच में मेरा छोटा बेटा यहाँ आने वाला है? भाई, सुनकर तो बहुत खुशी हो रही है। न जाने कब से उसे और उसके बच्चों को मैंने देखा नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब आप चिंता मत करिए, क्योंकि अब जल्द ही वो लोग यहाँ अपने गाँव आने वाले हैं। अब इसी तरह कुछ हफ्ते और गुजरते हैं और अब धीरे धीरे राजीव की कंपनी फाइनेंशियली तौर पर माइनस में जाने लगती है, जिससे राजीव की मंथली इनकम भी अब कम हो जाती है, जिसके कारण घर में फाइनेंशियल दिक्कत शुरू हो जाती है। तभी एक दिन राजीव और अनुष्का घर पर न्यूज देख रहे होते हैं कि तभी उन्हें न्यूज चैनल पर सिलेंडर को लेकर हो रहे दंगे फसाद के बारे में पता चलता है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? कंपनी भी फाइनेंशियली तौर पर कमजोर हो रही है और अब शहर में सिलेंडर को लेकर भी दंगे फसाद हो रहे हैं। ऐसे में इंसान शहर में सरवाइव कैसे करेगा? अरे वो सब छोड़ो राजीव, तुम्हें पता है हमारा सिलेंडर खत्म होने वाला है। अब क्या होगा? तुम ये पकड़ो फोन और अभी के अभी सिलेंडर बुक करो। अब राजीव फटाफट नंबर डाल करके अपनी बुकिंग करनी शुरू करता है, लेकिन उसकी कॉल बार बार कट हो जाती है। अनुष्का, वो लोग हमारी कॉल एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। इसका मतलब हमें सिलेंडर इतनी आसानी से तो नहीं मिलेगा। अरे अगर सिलेंडर नहीं मिलेगा तो खाना कैसे बनेगा? लगता है अब हमें ब्लैक में लेना पड़ेगा सिलेंडर। क्या कहा? ब्लैक में? ए भगवान, इस महीने तो सैलरी भी बहुत कम आई है, लेकिन ठीक है, मेरे पास 5,000 रुपए हैं, तो तुम ले लो सिलेंडर। अब राजीव 5,000 रुपए निकालकर अनुष्का के हाथ में रख देता है। अनुष्का पैसे लेकर पड़ोस में आती है और लोगों से सिलेंडर के लिए बात करती है। तभी सावित्री, अरे मुझसे ले ले ब्लैक में सिलेंडर, पूरे 5,000 का दूंगी। अरे आप तो मेरी बहुत अच्छी पड़ोसन है, और अब बुरे वक्त में आप ही मुझे इतना महंगा सिलेंडर बेचेंगे तो मेरे घर के 2 पैसे कैसे बचेंगे? थोड़ा तो कम कीजिए। अनुष्का देखो, पड़ोसी अपनी जगह है और पैसा अपनी जगह। इस वक्त तो हर जगह तुम्हें सिलेंडर इतना ही महंगा मिलेगा, लेना है तो लो वरना धक्के खाओ। अब अनुष्का मजबूरन वो महंगा सिलेंडर खरीद कर उसे घर ले आती है। अच्छा, तो तुम्हें मिल गया सिलेंडर? चलो, तुम इसे ध्यान से खर्च करना, क्योंकि अभी मेरे पास पैसे नहीं है और मेरी कंपनी भी बहुत लॉस में चल रही है, तो कोशिश करना कि ये 1 महीने से ज्यादा ही चले। और हाँ सुनो, राशन भी लिमिट से इस्तेमाल करना, क्योंकि सुनने में आया कि खाने पीने की चीजों के रेट भी बढ़ जाएंगे। अब राजीव अनुष्का को सारी बातें समझा देता है, लेकिन मॉडर्न अनुष्का अपनी ही धुन में होती है। वो बड़ी ही लापरवाही के साथ सिलेंडर का इस्तेमाल करती है। वो जब भी खाना बनाती, उस खाने को ओवर कुक करके सारा खाना जला देती। कभी गैस ऑन करके वो फोन पर रील्स बनाने लगती, जिससे गैस की बहुत बर्बादी होती है। अब कुछ ही हफ्तों में अनुष्का के बच्चों की स्कूल की गर्मी की छुट्टियां भी पड़ जाती हैं, जिस वजह से बच्चे 24 घंटे अनुष्का के साथ घर में रहकर अनुष्का को स्नैक्स बनाने को कहते हैं। तो कभी उसको अपने साथ खेलने के लिए जिद करते हैं, जिससे अनुष्का इरिटेट होकर कहती है, चुप करो तुम दोनों, एक तो सिलेंडर खत्म हो गया है, ऊपर से तुम दोनों ने नाक में दम करके रख दिया है। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें स्कूल से निकालकर हॉस्टल में भेज दूं। अब अनुष्का का गुस्सा देखकर दोनों ही बच्चे तेज तेज रोने लगते हैं। मम्मी, आप तो बस हमें डांटती रहती हो, पापा आएंगे तो हम आपकी शिकायत करेंगे। हाँ मम्मी, आप सबसे गंदी मम्मी हो। अब पीछे से आता राजीव सारी बातें सुन लेता है। अनुष्का, ये क्या तरीका है बच्चों से बात करने का? हाँ, और क्या कह रही थी तुम कि तुम मेरे बच्चों को हॉस्टल भेज दोगी? अरे तुमने मुझे मेरे माँ बाप से दूर कर दिया, ये कम है क्या जो अब मेरे बच्चों को भी मुझसे दूर करना चाहती हो तुम? अरे अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है तो मैं अपने बच्चों को लेकर गाँव चला जाता हूँ। हाँ, घुमा फिरा कर तुम्हें गाँव की ही तो याद आती है, और कुछ तुम्हें दिखता ही कहाँ है? तो और कहाँ लेकर जाऊँ बच्चों को? तुम्हें पता नहीं है क्या
कि गैस के साथ साथ पेट्रोल के दाम भी बढ़ गए हैं। पेट्रोल की भी अकाली हो रही है। कहीं भी जाने आने के लिए हमें गाड़ी में पेट्रोल डलवाना ही पड़ेगा, जिसकी कीमत आसमान छू रही है। कई पेट्रोल पंप तो बंद हो गए हैं। और तुमने जो अभी ये सिलेंडर खत्म किया है ना, मेरे पास सिलेंडर खरीदने के अब पैसे नहीं है। मेरी बात मानो अनुष्का, जब तक शहर की सिचुएशन ठीक नहीं होती है, इन 2 महीनों के लिए हम अपने बच्चों के साथ गांव चलते हैं। वहाँ बच्चे भी अपने दादा दादी के साथ खुश रहेंगे और तुम भी थोड़ा बहुत घूम लेना। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार अनुष्का। अब गुस्से से लाल पीली होती हुई अनुष्का कहती है, ठीक है, फिर चलते हैं गाँव। अब राजीव फोन से गांव की टिकट बुक करता है और खुशी खुशी ये बात अपने बड़े भाई से कहता है। वहीं दूसरी तरफ अनुष्का गुस्से से अपनी माँ को ये सारी बातें फोन पर बताती हुई, माँ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है गाँव जाने का। इससे तो अच्छा होता मैं आपके पास आ जाती। तभी अनुष्का की माँ अपनी बेटी के दिमाग में बंटवारे की बात भरते हुए कहती है, अरे बेटी, तू इतनी नासमझ है। कब तक ऐसे ही मेरे घर आती रहेगी? कभी अपने गांव भी जा, वहाँ भी तो तेरी जमीन है। कहीं ऐसा ना हो तेरी जेठानी गांव का सारा जमीन हड़प ले। अरे बाप रे, इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आप ठीक कहती है माँ, मुझे गाँव जाना चाहिए। अब 2 दिन बाद राजीव अपने पूरे परिवार के साथ ट्रेन में बैठकर गांव जाता है, जहां बच्चे खिड़कियों के पास बैठकर बाहर के नजारे का आनंद ले रहे होते हैं। पापा पापा, खिड़की से बाहर देखने में कितना अच्छा लग रहा है। हाँ सही कहा। वैसे पापा, अब हम कितनी देर में गांव पहुंचने वाले हैं? बस कुछ घंटे का सफर और है मेरे बच्चों। मेरे बच्चे कुछ ज्यादा ही नहीं खुश हो रहे हैं गाँव जाने के लिए। अब कुछ घंटे का सफर तय करके राजीव अपने पूरे परिवार के साथ गांव पहुंचता है, जहां गांव में उसका सुंदर खूबसूरत मिट्टी का घर बना होता है। आंगन में हरी भरी सब्जियां लगी होती हैं और दरवाजे पर राजीव की बड़ी भाभी सबके स्वागत में आरती का थाल लेकर अपने सास ससुर और पति के साथ खड़ी होती हैं। आइए देवरानी जी, घर के अंदर आइए। दूसरी तरफ बच्चे अपने दादा दादी के पैर छूते हैं। खुश रहो मेरे बच्चों। कितने बड़े हो गए हैं बच्चे तो। वैसे बच्चे तो भाई बहुत खूबसूरत है राजीव तेरे। शुक्रिया पिताजी। अरे तो खड़ा क्यों है, अंदर आना। अब जहां सभी लोग खुश होते हैं, वहीं अनुष्का आरती की थाल को हाथ से पीछे करते हुए मुंह सड़ाकर घर के अंदर घुस आती है, जिसे देख अनुष्का की सास को बड़ा बुरा लगता है। तभी उसकी जेठानी बातों को संभालते हुए कहती है, लगता है देवरानी जी कुछ ज्यादा ही थक गई हैं। मैं उन्हें पानी देती हूँ। आइए आप लोग भी अंदर बैठिए। अब सभी लोग आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। वहीं प्रीति घर के बाहर लगे हैंडपंप से ठंडा ठंडा पानी ग्लास में भरकर सबके लिए लेकर आती है, जिसे सभी खुशी से पीते हैं। लेकिन वहीं अनुष्का उस पानी को मुंह से उगलते हुए कहती है, ओह गॉड, आप लोगों के घर में फ्रिज नहीं है क्या? फ्रिज छोड़िए, आप लोगों के यहाँ पर आरओ की भी सुविधा नहीं है क्या? ये पानी कितना बेकार लग रहा है पीने में। देवरानी जी, हमारे यहाँ ना तो फ्रिज है ना ही आरओ है। हम लोग तो हैंडपंप का ही ठंडा ठंडा पानी पीते हैं गर्मियों में, और ये पानी भी बहुत स्वच्छ और साफ है। अरे क्यों झूठी बड़ाई कर रही है जेठानी जी? साफ बोलिए ना कि ये सब करवाने के लिए पैसे नहीं है आप लोगों के पास। अनुष्का चुप करो, ये सब क्या बोलती जा रही हो? अरे कोई बात नहीं बेटा, रहने दे। तेरी पत्नी ठीक ही कह रही है, हमारे पास कहाँ इतने पैसे। खैर जाओ बहू, हाथ मुंह धो लो, फिर खाना खा लेना। खाना पीना तो होता रहेगा माँ जी। आप मुझे पहले ये बताइए कि गांव में मेरे हिस्से की जमीन कहाँ है? कहीं मेरे इतने दिनों तक यहाँ पर ना आने के कारण मेरी जेठानी ने उसे हड़प तो नहीं लिया? अब अनुष्का के मुंह से इतने तीखे कड़वे शब्द सुनकर अनुष्का की सास और ससुर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कैसी बात कर रही हो छोटी बहू? अरे इतने सालों तक तो तुम गांव में झांकने तक नहीं आई, और आज जब इतने सालों बाद यहाँ आई भी हो तो तुम अपना हिस्सा मांग रही हो। हे भगवान, छोटी बहू तो घर में आते ही घर को 2 हिस्सों में बांटना चाहती है। ये सब क्या है अनुष्का? जब से आई हो तब से तुम मेरे परिवार वालों को अपनी बातों से ठेस पहुंचा रही हो। अरे इससे अच्छा होता कि तुम यहाँ पर आती ही नहीं। अरे कोई बात नहीं देवर जी, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? और देवरानी जी, मैंने आपके हिस्से को हाथ नहीं लगाया है। इस घर में सब कुछ वैसा ही है जैसा आप छोड़ कर गई थी, और आप जिस दिन बोलेंगी हम उस दिन घर के बीचों बीच एक दीवार खड़ी कर देंगे। हाँ हाँ ठीक है, मुझे भी बस इतना ही सुनना था, ताकि मैं जब चाहूँ तब इस घर में बंटवारा करके अपना हिस्सा ले सकूं। अब इतना कहकर अनुष्का हैंडपंप के नीचे हाथ मुंह धोने चले जाती है और कुछ देर के बाद घर के आंगन में आती है, जहाँ उसकी जेठानी चूल्हे पर मक्के की रोटी बना रही होती है। ओह गॉड, सो डिस्गस्टिंग! कितना काला धुआं निकल रहा है इस चूल्हे से। आपकी स्किन खराब नहीं होती जेठानी जी? इससे तो अच्छा होता आप घर में सिलेंडर लगवा लेती। तभी प्रीति कहती है, मेरा चेहरा खराब नहीं होता देवरानी जी, और सच कहूँ तो यहाँ पर सब चूल्हे का ही खाना खाते हैं। और वैसे भी आजकल तो सिलेंडर की इतनी अकाली पड़ रही है कि सिलेंडर का इस्तेमाल करने वाले लोग भी अपने घरों में चूल्हा ही जला रहे हैं। अब ये सुनकर अनुष्का दांत पीसकर वहाँ से चली जाती है। अब प्रीति सबको खाना परोसती है, जिसमें मक्के की रोटी, सरसों का साग, चने की दाल, आलू की सब्जी, पूरी, सत्तू के पराठे, लिट्टी चोखा, लहसुन की चटनी और ताजे ताजे फल जैसे अमरूद, लीची, चीकू, आम काट कर रखती है। बाप रे, इतना सारा देसी खाना देखकर तो मन ही खुश हो गया। न जाने कितने सालों के बाद ये सब खाने को मिल रहा है। खा मेरा बेटा, जी भर के खा, कितना खाना है उतना खा।
कितना कमजोर हो गया है। लगता है शहर में तुझे ढंग का खाना नहीं मिलता था। बच्चों, तुम भी खाओ। मैं तो सबसे पहले रंग बिरंगे मीठे मीठे फल खाऊंगा दादी जी। हाँ हाँ खा लो ना, मैं तो रोज खाती हूँ यहाँ पर ये सब। तुम लकी हो मोहिनी जो तुम गांव में रहती हो, शहर में ये सब इतनी जल्दी नहीं मिलता। अब सभी लोग खुशी से देसी खाना खाना शुरू कर देते हैं कि तभी अनुष्का खाने में कमी निकालते हुए कहती है, What the hell is this? आप लोगों को ये मोटी मोटी रोटी पसंद कैसे आ रही है? ऊपर से ये पूरी कितनी हैवी है, मुझसे तो खाया भी नहीं जा रहा है। और हर चीज में आपने इतना घी क्यों डाला है जेठानी जी? अरे देवरानी जी, गांव में बिना घी के खाना अधूरा माना जाता है। वैसे आपको खाना नहीं पसंद तो आप ये फल खा लीजिए। गर्मियों में ठंडा ठंडा फल खाने से सेहत ठीक रहती है। नहीं, मैं नहीं खा रही क्योंकि मैं शुगर फ्री फ्रूट्स ही खाती हूँ और ये फ्रूट शुगर फ्री नहीं है। अब इसी तरह अगले दिन अनुष्का की सास अपनी दोनों बहुओं और बच्चों को लेकर फलों के बागान में आती हैं, जहां बच्चे बड़ी ही खुशी के साथ खिलखिलाते हुए झूला झूलते हैं। बच्चों, आराम से, चोट मत लगवा लेना। और सुनो, कुछ देर बाद यहाँ आकर ये मीठे मीठे रसीले फल भी खा लेना। देवरानी जी, आपको गर्मी तो नहीं लग रही है ना? वैसे यहाँ पर ये घने फलों के पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी हवा ही चलती रहती है, तो आपको यहाँ गर्मी का एहसास तो नहीं होगा। गर्मी का एहसास तो नहीं हो रहा है यहाँ पर, लेकिन मुझे सिर्फ एसी में रहने की आदत है। अब कुछ देर बाद सभी लोग घने फलों के बागान में बैठकर रसीले फल खाते हैं, जिसके बाद गीता अपनी दोनों बहुओं और बच्चों को लेकर नदी के किनारे आती है। अब बच्चे नदी को देखकर बिना किसी देरी के उसमें छलांग लगा देते हैं। अरे बच्चों, तुम लोग इस पानी में क्यों चले गए? जल्दी से बाहर आओ, ये पानी अनहाइजीनिक होगा। देखो उस तरफ लोग कैसे गाय भैंसों को नदी में ही नहला रहे हैं। अरे देवरानी जी, उस तरफ किनारा है और वहाँ का पानी इस तरफ नहीं आता। ये पानी स्वच्छ और साफ है, आप चिंता मत कीजिए। अब जबरदस्ती प्रीति अपनी देवरानी को नदी के अंदर ले आती है और नदी में आते ही अनुष्का को बहुत ही ठंडक और सुकून महसूस होता है। ओह गॉड, ये पानी कितना ठंडा और कितना क्लीन लग रहा है। इस पानी में आते ही मन कितना रिलैक्स हो गया। कैसा लगा देवरानी जी नदी में आकर? हाँ ठीक ठाक है, वैसे मुझे तो शावर लेने की आदत है। अब इसके बाद गीता अपनी दोनों बहुओं और बच्चों को लेकर जंगल की तरफ आती है और ढेर सारी लकड़ियाँ तोड़ने लगती है। अरे आप लोग ये क्या कर रहे हैं? रात होती जा रही है, इस वक्त लकड़ियाँ तोड़ना जरूरी है क्या? बहू, लकड़ियाँ अभी नहीं तोड़ेंगे तो रात का खाना कैसे बनेगा? तू घबरा मत, यहाँ कुछ नहीं होगा। ये गांव है, तुम्हारा शहर नहीं। हाँ, शहर में तो रात के 9 बजने के बाद ही क्राइम होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन गांव में ऐसा कुछ नहीं होता। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन अनुष्का अपनी फ्रेंड को वीडियो कॉल करती है। अरे वाह अनुष्का, तू गांव गई हुई है? हाँ यार, मजबूरन आना पड़ा अपने पति के कहने पर। मेरा तो यहाँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, पता नहीं मैं कब शहर आऊंगी। रुक रुक अनुष्का, यहाँ आने की कोशिश मत कर। अच्छा है तू गाँव में है। तुझे पता है शहर की कंडीशन कितनी खराब हो रही है? मुझे देख, मैं 3 हफ्ते से घर से बाहर नहीं निकली हूँ। क्योंकि बाहर जाने के लिए गाड़ी में पेट्रोल डलवाना पड़ेगा और पेट्रोल की कीमत बहुत महंगी हो चुकी है। साथ ही सिलेंडर भी नहीं मिल रहा है। लोगों को खाना तो खाना, घूमना फिरना भी दुश्वार हो चुका है। तेरा अच्छा है तू गाँव में है, तू वहाँ एंजॉय कर। चल रखती हूँ, बाय। अब फोन कटने के बाद अनुष्का टेंशन में चली जाती है कि तभी इत्तेफाक से वहाँ उसका पति भी आ जाता है। हे भगवान, अनुष्का गाँव आकर भी तुम सिर्फ फोन चला रही हो। अरे देख लेना अनुष्का, गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने के बाद जब तुम बच्चों को लेकर शहर जाओगी ना, तब तुम्हें बहुत रिग्रेट होगा कि तुमने गांव में रहकर गांव का आनंद ही नहीं लिया। क्योंकि शहर की कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है यार। मैं रोज न्यूज देख रहा हूँ, वहाँ पर सिलेंडर को लेकर दिक्कत है, पेट्रोल को लेकर दिक्कत है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है और तुम्हें ये सब कुछ आराम से मिल रहा है, शांति पूर्वक। तो तुम इसको एंजॉय नहीं कर रही हो। अब इतना कहकर राजीव वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अब अनुष्का को भी एहसास होता है कि शायद वो गलत कर रही है। अब आज की रात अनुष्का खाना खाने के बाद अपनी जेठानी के साथ सभी जूठे बर्तनों को लेकर नदी के पास आकर उसके साथ मिलकर बर्तन धोती है। अरे देवरानी जी, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि आप मेरे साथ नदी के पास इतनी रात को बर्तन धो रही हैं। कोई बात नहीं जेठानी जी, अब विश्वास कर लीजिए, क्योंकि अब मैं ऐसे ही गांव की हर छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करूंगी। क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि जो सुकून और शांति गांव में है वो शहर में नहीं है। अब दोनों ही देवरानी जेठानी बर्तन धोकर घर आती हैं तो देखती हैं कि गीता, लखन, राजीव अपने हाथों में बिस्तर लेकर छत पर जा रहे हैं। अरे आप लोग छत पर जा रहे हैं? हाँ बहू, गर्मी थोड़ी ज्यादा है तो हम लोग छत पर ही सोएंगे आज। अब सभी लोग घर की छत पर आकर एक लाइन से तकिया लगाकर सो जाते हैं। छत के चारों तरफ घने पेड़ होते हैं, जिसकी ठंडी ठंडी हवाओं से परिवार के सभी सदस्यों को ठंडक का एहसास हो रहा होता है। वहीं गीता अपने पोता पोती को सुनहरी कहानियां सुना रही होती है। दादी जी, आप तो बहुत अच्छी कहानी सुना रही हो, मजा आ रहा है सुनकर। दूसरी तरफ राजीव और लखन, भैया आज बड़े दिनों के बाद आपके साथ छत पर सोकर बहुत सुकून मिल रहा है। मुझे भी मेरे भाई। वहीं प्रीति अपनी देवरानी से, देवरानी जी आपको नींद तो आ रही है ना छत पर? हाँ जेठानी जी, बहुत अच्छी नींद आ रही है। चारों तरफ पेड़ से ठंडी ठंडी हवा आ रही है और छत पर कितना रिलैक्स मिल रहा है। कोई पॉल्यूशन नहीं है, कोई शोर नहीं है। सच में
यहाँ बहुत सुकून है। अब अगले दिन गीता अपने पूरे परिवार को लेकर अपने गांव की कुल देवी के पास पहुंचती है, जहां सभी सदस्य मिलकर पूजा करते हैं और इस पूजा से अनुष्का का पूरा दिमाग शांत हो जाता है। सच में माता रानी के दर्शन करके तो मन पवित्र हो गया। अब घर आकर अनुष्का अपनी जेठानी के साथ चूल्हे पर खाना भी बनाती है। वैसे चूल्हे पर खाना बनाने में भी एक अलग ही मजा है जेठानी जी। चलिए वैसे खाना बन गया है, आप खाना परोस दीजिए सबको। अब प्रीति सभी लोगों को खाना परोसती है, तभी अनुष्का कहती है, अरे जेठानी जी, वो वाला अचार नहीं है जो आप रोज खाने में देती है? अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि अनुष्का को अचार चाहिए। अनुष्का, तुम्हें कब से ये सब पसंद आने लगा? बस कीजिए आप, मेरी देवरानी को परेशान मत करिए, वैसे भी वो कुछ खाती नहीं है। वही तो, इनका तो काम है मुझे छेड़ने का। अब इसी तरह 1 से आधा महीना निकल जाता है, जिसके बाद बच्चे रो रो कर अपनी माँ से कहते हैं, मम्मी मम्मी, गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने वाली है, लेकिन हमें गांव छोड़कर शहर जाने का मन नहीं कर रहा है। मेरा भी मन नहीं है। ये सुनकर अनुष्का की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अब मैं इन्हें कैसे बताऊं कि मन तो मेरा भी नहीं कर रहा है, लेकिन जाना तो पड़ेगा। अब अनुष्का गांव के बाजार में जाकर देसी सामान की शॉपिंग भी करती है, जैसे खादी के कपड़े, हरी सब्जी में डालने वाले दाल की बड़ियां, पापड़, चिप्स जैसी अनेक चीजें खरीदती है। अब देखते ही देखते 2 महीने खत्म हो जाते हैं और अब अनुष्का के परिवार वालों का गांव से अलविदा लेने का समय आ जाता है। अनुष्का अपने सास ससुर के पैर छूती है तो राजीव भी अपने माता पिता के पैर छूता है, जिसके बाद गीता अपने हाथ में बनारसी साड़ी और कुछ गहने अनुष्का को देते हुए कहती है, ये लो बहू, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटी सी भेंट है, इसे संभाल कर रखना और शहर में कोई भी पूजा पाठ करना तो इसी साड़ी को पहन कर करना। तभी सामने से प्रीति अपने हाथ में बड़े बड़े अचार के जार लेकर आती है। ये लो देवरानी जी, मैंने तुम्हारी मनपसंद की सभी अचार बना कर रखे हैं। शहर में तो तुम इसे बना नहीं पाओगी, ना ही खरीद पाओगी, इसलिए तुम इसे भी लेकर जाओ। अब अपने ससुराल वालों का इतना प्यार देकर अनुष्का की आंखों में आंसू गिरने लगते हैं। मैं आप लोगों को बहुत गलत समझती थी, लेकिन आप लोग सच में बहुत अच्छे हैं और आप लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया है। और मैं कितनी बेवकूफ थी जो मैं इस घर में बंटवारा करना चाह रही थी, मुझे माफ कर दीजिए। देखा, मैंने कहा था ना कि एक बार तुम गांव में घुल मिल गई ना तो तुम्हें गांव और गांव के लोग बहुत अच्छे लगेंगे अनुष्का। हाँ, गाँव सच में बहुत अच्छा है और मैं हमेशा ऐसे ही यहाँ आती रहूंगी। भाई ये सुनकर बहुत खुशी हुई बहू, ऐसे ही हमारा परिवार मिलजुल कर रहे और आबाद रहे। ठीक है पिताजी, प्रणाम। अब हम लोग चलते हैं। अब अनुष्का का पूरा परिवार सभी लोगों से अलविदा लेकर दोबारा शहर के लिए रवाना हो जाता है और इस दिन के बाद से अनुष्का को शहर के साथ साथ गांव भी बहुत पसंद आने लगता है।